हेलो फ्रेंड्स। टेक्सास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां मैं आपको सभी तरह के लीगल, रेगुलेटरी, स्टैट्यूटरी, टैक्सेशन से रिलेटेड अपडेट्स देते रहते हैं, वो भी डिटेल में। तो आज हम आ गए हैं एक और नई टॉपिक के साथ, जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे कैपिटल गेन की रिटर्न भरी जा सकती है। अभी इनकम टैक्स का सीजन आने वाला है, तो कैपिटल गेन भी कमाया होगा बहुत लोगों ने। अब तो बहुत लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने लग गए हैं। तो कैपिटल गेन की रिटर्न जो होती है वो कैसे फाइल करी जाती है जीनस सॉफ्टवेयर के अंदर। आप जैसे देख सकते हैं, ये हमारा जीनस सॉफ्टवेयर है जो हम यूज़ करते हैं पूरा आईटी के लिए फाइल करने के लिए। ठीक है, हमारे सारे क्लाइंट्स का डिटेल्स वगैरह सब इस फाइल ही होता है। ठीक है, ये बहुत बड़े सॉफ्टवेयर है, सारी चीज़ें दे रखी हैं इसके अंदर, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, इंपोर्ट का भी ऑप्शन होता है, एक्सपोर्ट का भी ऑप्शन होता है, तो बहुत आसानी से काम हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर मैं बताने वाला हूँ कि कैपिटल गेन का काम करते कैसे हैं। ऑब्वियसली मैं आपको किसी एक्चुअल क्लाइंट का डेटा तो दिखा नहीं सकता, मैं नॉर्मली बस आपको ओवरव्यू दे दूंगा कि कैसे कैसे होता है काम। ठीक है, ये मैंने अपना खोल रखा है। ठीक है, मैं यहाँ पे कैपिटल गेन का दिखाऊंगा आपको। तो वीडियो को शुरू करते हैं। 24-25 का असेसमेंट ईयर है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर हमारा 23-24 का था, तो उसका असेसमेंट ईयर 24-25 होगा, इसलिए यहाँ पे 24-25 चूज़ किया। और यहाँ पे सीधा कैपिटल गेन में चलते हैं। ये वीडियो सिर्फ डेडिकेटेड है कैपिटल गेन के लिए, और इसके अंदर एक टॉपिक जो आएगा स्लम्प सेल का, जो कैपिटल गेन के अंदर ही आता है, लेकिन वो इतना बड़ा टॉपिक है कि उसके लिए अलग वीडियो बन सकती है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर इतनी कैलकुलेशंस होती हैं कि उसके लिए अलग वीडियो डेडिकेटेड बनाई जा सकती है। तो उसको भी मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूँगा, उसके लिए मैं अलग वीडियो निकालूंगा स्लम्प सेल की, जो कि बहुत डेली यूसेज में तो नहीं ही आएगा वो काम। बहुत कम एंटिटीज़ ही होती हैं जो वो स्लम सेल का कैपिटल गेन करती हैं। तो मैं सिर्फ डेली यूसेज वाले जो नॉर्मल लोग करते हैं काम, एक्चुअली में ऑन ग्राउंड होता है ज़्यादातर कैपिटल गेन, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कैसे करा जाएगा फाइल। तो चलिए कैपिटल गेन खोलेंगे। इसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है हमारे पास डेप्रिशिएबल एसेट का। डेप्रिशिएबल एसेट का मतलब क्या होता है? हमारे पास बिजनेस है, हमारे पास एक एसेट था जो डेप्रिशिएट करते थे हम। आपको पता ही होगा, इनकम टैक्स का डेप्रिशिएशन और कंपनीज एक्ट डेप्रिसिएशन अलग अलग चलता है, जिसकी वजह से डीटीए बनता है। ठीक है, अगर आपको इस बारे में और डिटेल में जानना है तो हमारी दूसरी वीडियोस देख सकते हैं डीटीए डिटेल के ऊपर, उसमें आपको डिटेल में समझाया होगा। अगर कोई डेप्रिशिएबल एसेट है, उसका इनकम टैक्स के हिसाब से हम डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं, ब्लॉक वाइज निकलता है उसका, और 6 मंथ्स का हिसाब से निकलता है। तो वो डेप्रिसिएशन करा, उसके बाद हमने उसको बेच दिया, तो उसके ऊपर भी कैपिटल गेन लगेगा, क्योंकि एसेट था, डेप्रिशिएट हो रहा था, तो वो अलग बात है, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एसेट था, बेचा, या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, डिपेंडिंग अपॉन दी मंथ उसको कितना यूज़ किया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ, जैसे ऐड करूँगा कैपिटल को, नेम ऑफ द एसेट जो भी मेरे, जैसे बिल्डिंग था, कंप्यूटर था, वगैरह वगैरह कुछ भी डाला, पैसा जो मेरे को मिला, सेल्स कंसिडरेशन जो मेरे को मिला उसको बेचने के बाद। ठीक है, अगर मैंने पूरे साल में, मतलब ब्लॉक के हिसाब से देखा जाता है, तो पूरे जैसे प्लांट एंड मशीनरी का एक ब्लॉक था, उस प्लांट एंड मशीनरी का ब्लॉक में मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए थे 1 लाख के प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, उसके ऊपर फिर मैंने एडिशनल कुछ और मशीनरी खरीदी इस साल। ठीक है, वो मैंने ऐड कर दी कि इतना एडिशनल खरीदा, उसमें से मैंने 50,000 का बेच दिया। ठीक है, 50,000 का माल बेचा है, मतलब समझ रहे हो कि 1 लाख का डेप्रिशिएबल एसेट था मेरे पास कंप्यूटर का। ठीक है, उसमें से मैंने 50,000 का बेच दिया। अब कितने का बेचा? वो 65,000 का बेचा। ठीक है, 15,000 गेन हुआ, तो यहाँ पे सेल्स कंसिडरेशन में क्या जाएगा? 65,000 जाएगा। ठीक है, 65,000, और एडिशंस, जो भी एडिशन आपने जितना भी खरीदा था वो माल यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, सेल ऑफ डेट और डब्ल्यू बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, वो जो ब्लॉक ऑफ असेट्स है उसका डब्ल्यू क्या था शुरुआत में, वो लिख दिया यहाँ पे आपने। ठीक है, जैसे 50,000 का माल था तो 50,000 का वो हो गया डब्ल्यू यहाँ पे। ट्रांसफर करते वक्त कोई खर्चा हो गया, जैसे आपने कोई सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा या ऐसे कुछ वहाँ पे सामान पहुँचाने का खर्चा, वो सब कुछ हुआ तो वो भी आप ट्रांसफर एक्सपेंस में डाल देंगे। ये सब डालने के बाद, अच्छा ये पूरा जैसे यहाँ पे ऑप्शन आ गया एंटायर ब्लॉक ट्रांसफर, क्या आपने वो प्लांट एंड मशीनरी का पूरा ब्लॉक एक बार में ट्रांसफर कर दिया? मतलब 1 लाख का पूरा आपके पास कंप्यूटर का ब्लॉक था, वो पूरा ही आपने एक बार में उड़ा दिया, तो वहाँ पे यस कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, ये सब करने के बाद, अगर अब ये क्या होता है ना, आपको ये भी आइडिया होगा, जैसे कैपिटल गेन अगर आपके पास ऊपर आया है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कोई कैपिटल गेन अगर आ गया आपके ऊपर, तो आप उसको क्या कर सकते हो, एग्जाम्पशन डाल के आप उसको कैपिटल गेन, उस पर जरूरी नहीं आपको पे करना है। ठीक है, आप उसको एग्जाम्पशन होती हैं 54 सीरीज में। ठीक है, वो एग्जाम्पशन के ऊपर आप उसमें इन्वेस्ट करके वो वाला कैपिटल गेन, और आप उस टैक्स से बच सकते हो। ठीक है, ये डिटेल में हमारे पास ऑलरेडी वीडियो है, आप जा सकते हैं, देख सकते हैं कौन सा एग्जाम्पशन किस पे एप्लीकेबल है, कब कौन सा एग्जाम्पशन को क्लेम करना सूटेबल रहेगा, या जब कोई दो एग्जाम्पशन में कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो कौन सा एग्जाम्पशन क्लेम करना सूटेबल ज़्यादा सही रहेगा, वो भी आप उस वीडियो में हमने बता रखा है, तो आप वो जाके देख सकते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे यही डालना है, आपका कैपिटल गेन आया डेप्रिशिएबल एसेट पे, यहाँ पे आप डाल दीजिए कि क्या है, इस डेप्रिशिएबल एसेट को मैंने किसी एग्जाम्पशन में अमाउंट में डाला है, ताकि मेरे को इस पर कैपिटल गेन देना ना पड़े, ऑटो कैलकुलेट कर लेगा वो वहाँ से। ठीक है, वो अपने आप ही आपका जैसे कैपिटल गेन 20,000 का आया सब कुछ लगा के, और फिर वो कैपिटल गेन आपने सॉर्ट कर दिया इससे एग्जाम्पशन से, वो जीरो हो जाएगा पूरा, कोई टैक्स नहीं देना कैपिटल गेन पे। ठीक है, ये हो गया।
अब डेप्रिशिएबल एसेट होने के बाद अब आता है अगला जो हेड है वो है डिवेंचर्स का। ठीक है, डिवेंचर्स नॉर्मली क्या होता है, कंपनी इशू करते हैं डिवेंचर्स, ठीक है, और पब्लिक उसको वो करती है, एक्सेप्ट करती है, उसके लिए पैसे देती है। तो जब वो उसके लिए बेचते हैं, डिवेंचर्स को बेचते हैं, तो उसके ऊपर कैपिटल गेन लगेगा नॉर्मल, जैसे नॉर्मल सिक्योरिटीज का होता है वैसे ही भी डिवेंचर्स का नॉर्मल सिक्योरिटी, कुछ ज़्यादा वो तीर मारने वाली जरूरत है नहीं, रॉकेट साइंस है नहीं, नॉर्मल काम है इसका अंदर। ठीक है, किस कंपनी का डिवेंचर लिया था वो लिख देना, कब बेचा, ईयर ऑफ सेल ऑब्वियसली, ठीक है, डेट ऑफ परचेज वो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा, लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, ठीक है, 12 महीने से ज़्यादा का हुआ तो लॉन्ग टर्म, उससे कम का हुआ तो शॉर्ट टर्म, ठीक है। परचेज कितने का किया था, कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ द डिवेंचर्स, जितना डिवेंचर्स बेचे हैं उसका पूरा कॉस्ट, टोटल कॉस्ट था क्या, सेल कब किया, टोटल सेल प्राइस क्या था आपका, ठीक है। यहाँ पे ईयर ऑफ परचेज आ गया, ट्रांसफर एक्सपेंसेस, नॉर्मली जो ट्रांसफर एक्सपेंसेस आपका लगा उसके अंदर, जैसे होता है ना कभी चार्जेस वगैरह कटते हैं डिवेंचर्स को बेचने के लिए, तो वो वाले चार्जेस आ गए, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स के ऊपर जो डिस्काउंट पे मिला या प्रीमियम पे मिला, तो वो सब डिस्काउंट वगैरह हुआ है तो ट्रांसफर एक्सपेंसेस में डाल देंगे नॉर्मली आपका। सॉरी, डिस्काउंट को हम यहाँ पे नहीं डाल सकते, डिस्काउंट का जो नॉर्मली रहेगा वो डिस्काउंट पे रहेगा, आपको लॉस होगा उसके अंदर तो कोई छोड़ देना, ठीक है, उसको सेल प्राइस में दिखाया जाएगा, डिस्काउंट को ट्रांसफर एक्सपेंस में नहीं डालना, उसको सेल प्राइस में डाला जाएगा। जो भी जितने भी डिस्काउंट पे आपको मिला बस नॉर्मली सेल प्राइस लिख देना, 100 का था 90 पे बिका है, डिस्काउंट पे बिका है, मतलब 90 रुपये डालना आपको यहाँ पे, ठीक है। ट्रांसफर एक्सपेंस में नॉर्मल जो भी खर्चे हुए हैं बेचने के लिए, जैसे ब्रोकर के चार्जेस वगैरह कटे हैं तो वो डालने हैं ट्रांसफर एक्सपेंस में, ठीक है। गलती से बोल दिया मैंने, सॉरी इसके लिए। सिक्योरिटीज लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज क्या होती हैं, आपको पहले ही पता चल जाएगा कि 12 महीने से ज़्यादा का अगर आपने सिक्योरिटी बेची है, 12 महीने से ज़्यादा होल्ड करा था, उसके बाद आपने सिक्योरिटी को बेचा, तो फिर वो आपकी जाएगी कहाँ पे, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ में। उसके बाद शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ में कब जाएगी, जब वो अगर आपकी 12 महीने से कम में आपने होल्ड करा था और तब आपने उसको बेच दिया, तो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ में जाएगी, ठीक है। करने का तरीका दोनों में सिमिलर होता है, ऐसे कोई अलग अलग चीज़ें नहीं है, नॉर्मल काम है। नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम लिख दिया, कंपनी लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, क्योंकि प्राइवेट प्लेसमेंट भी होते हैं तो अनलिस्टेड शेयर्स भी आते हैं यूजुअली, ठीक है। तो ऐसा कुछ वो बड़ी बात नहीं कि अनलिस्टेड कैसे हो सकता है, अनलिस्टेड शेयर भी हो सकते हैं, लिस्टेड शेयर भी हो सकते हैं, आप चूज़ करिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ, क्योंकि मेजर मेजर ट्रांजेक्शन जो होती हैं वो सिक्योरिटीज़ की होती हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा लोग जो है कैपिटल गेन भरते हैं वो सिक्योरिटीज़ के ऊपर भरते हैं, तो मैं इसको एक बार करके दिखाता हूँ, ठीक है। नेम ऑफ द कंपनी मैंने डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, ठीक है। ईयर ऑफ सेल ऑब्वियसली 23-24 रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता क्योंकि आपने आप पिछले साल का रिटर्न भर रहे हो, तो ये हो गया। डेट ऑफ परचेज जब आपने परचेज किया, परचेज कॉस्ट मतलब कितने पे आपने उसको परचेज किया वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। एसटीटी पेड है कि नहीं पेड है, एसटीटी पेड है कि नहीं पेड है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप वो पे परचेज कर रहे हैं तब अगर आपका एसटीटी पे हुआ है तो वो भी दिखाना ज़रूरी है। नॉर्मली इक्विटी शेयर्स पे एसटीटी पे होता है तो लिस्टेड कंपनीज के अंदर, तो वो देखना ज़रूरी है और वो देख के ही आपको फाइल करना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, इसको ऐसे हवा में नहीं ले सकते आप एसटीटी को, ठीक है। ध्यान से देखना क्योंकि इसके बेसिस पे ही आपका रेट बनता है, ठीक है। तो जो एल टी सी जी 112 ए और एस टी सी जी 111 ए, जो रेट चारों डिफरेंस एस टी टी का ही है, तो ध्यान से एस टी टी का भी पता करके चाहिएगा। कैटेगरी क्या थी सिक्योरिटीज़ की, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, यूनिट्स, यूटीआई, ये आपने जो भी बेचा है उसका कैटेगरी डाल देना। नॉर्मली लोग इक्विटी शेयर्स ही होते हैं ज़्यादातर जो बिकते हैं, तो वो डाल दीजिएगा, ठीक है। डेट ऑफ सेल डाल दीजिएगा, सेल प्राइस जब आपने सेल कराया तब का, और ईयर ऑफ परचेज मतलब कब आपने उसको खरीदा था, ठीक है। जैसे यहाँ पे ईयर ऑफ परचेज 23-24 है, तो वहाँ पे ईयर ऑफ परचेज वो जो फाइनेंशियल ईयर उस टाइम पे चल रहा होगा वो डालना है यहाँ पे। ट्रांसफर फंड जो भी आपका खर्चा हुआ वो डाल दीजिएगा। सेम चीज़ जो मैंने वहाँ पे बताई थी, क्या कोई एग्जामेशन क्लेम, अगर आपका एलटीसी वगैरह कोई आया है, आपने उसके लिए एग्जामेशन क्लेम कर ली, मतलब आपने वो पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, तो फिर वहाँ पे आपको शो करना पड़ेगा कि ये पैसा मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, ये वाला खर्चा था 54F 54G जो भी था वो यहाँ पे डाल दीजिएगा, कितना पैसा आपने डाला वो डाल दीजिएगा, ठीक है। डेट डाल दीजिएगा क्योंकि टाइम पीरियड होता है इन्वेस्ट करने के लिए, या तो विद इन 1 ईयर या कंस्ट्रक्शन के टाइम पे बिफोर 1 ईयर। अगर बिल्डिंग किसी कंस्ट्रक्शन लॉन्ग टर्म एसेट को डाल रहे हो, आपको डिटेल में उस वीडियो में समझा रखा है, ठीक है। यहाँ पे बस मैं ऐसे ग्लिम्स एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपको इसके बारे में पता है तो, जैसे कोई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है या कोई बिल्डिंग में आपने इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, या तो 1 साल पहले आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया है, या तो जब ये सेल हुआ है उसके 2 साल के अंदर अंदर आप इन्वेस्ट कर दोगे, तो यहाँ पर डालना पड़ता है, ठीक है। ये डाल दिया। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ में हाथों हाथ कर देता हूँ। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ में बिल्कुल सब कुछ सेम है, कुछ नहीं चेंज है, सब कुछ सेम है। देखो सब कुछ सेम है, लिस्टेड अनलिस्टेड, ईयर ऑफ सेल, डेट ऑफ परचेज, परचेज कॉस्ट, एसटीटी पे है कि नहीं करा, नॉर्मल ये ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस, और यहाँ पे बस एक जो पॉइंट अलग है वो है ये अमाउंट रिसीव्ड अंडर सेक्शन 94(7) 94(8). इसका मतलब क्या है कि जो डिविडेंड
स्ट्रिपिंग कहते थे इसको, ठीक है। डिविडेंड स्ट्रिपिंग मतलब क्या होता था कि आपने कोई डिविडेंड इशू करने वाली कोई कंपनी, ठीक है, तो आपने वो कंपनी में इन्वेस्ट किया। आपको पता है कि रिकॉर्ड डेट होता है, उससे पहले आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर वो रिकॉर्ड डेट के बाद आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। उस रिकॉर्ड डेट से पहले इन्वेस्ट कर दिया मैंने, समझ लो 6 महीने पहले मेरे को पता चल गया डिविडेंड देने वाली है कंपनी, तो मैंने उस 6 महीने पहले आपको इन्वेस्ट कर दिया उस कंपनी में, ठीक है, अपने आप को, ताकि मेरे को डिविडेंड मिले, क्योंकि तगड़ा डिविडेंड देने वाली है वो कंपनी, तो मैं डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट कर दिया उसके अंदर। जैसे ही उसका डिविडेंड आया, डिविडेंड मिला मेरे को, उसके विद इन 6 मंथ के अंदर अगर मैंने उस कंपनी के वो उसको बेचा, शेयर्स को बेचा, तो मतलब मैं समझ जाऊंगा कि ये वाला काम आपने सिर्फ डिविडेंड उठाने के लिए किया था। तो भले ही आपने वो डिविडेंड या वो जो शेयर्स थे जिस पे आपको डिविडेंड मिला वो आपने लॉस पे बेचा हो, क्योंकि आपको डिविडेंड से इतना पैसा आ गया कि आपका लॉस पे बेचने पे भी आपको प्रॉफिट ही हो रहा है, ठीक है। तो भले ही आपने लॉस पे बेचा हो तो भी उस लॉस को कंसिडर नहीं करा जाएगा, वही अमाउंट यहाँ पे लिखना पड़ता है। डिविडेंड स्ट्रिपिंग का जो अमाउंट होता है वो यहाँ पे आता है, ठीक है। बाकी और कोई चेंज नहीं है इसके अंदर, नॉर्मल शॉर्ट टर्म थी, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। अगर कोई सिक्योरिटीज थी वो यहाँ पे आ गई इन दोनों में। अगर कोई डेप्रिशिएबल एसेट था यहाँ पे आ गया, कोई डिबेंचर्स था यहाँ पे आ गया। इसके अलावा कोई भी और कैपिटल एसेट है, कोई भी कैपिटल एसेट है, डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट के अंदर कोई भी अगर फॉल करता है तो वो आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर जो उसका है, ठीक है। बिल्डिंग है या कोई और जीरो कूपन बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स वगैरह हो गए, वो भी सारे, क्योंकि उनका तो अलग से कैटेगरी दे नहीं रखा, तो वो सारा कैपिटल एसेट में दिखाया जाता है उन सबको, ठीक है। उनको एक ही कैटेगरी में डाल के खत्म करा जाता है, ठीक है। अगर आपको स्पेसिफिक कुछ मिल रहा है तो यहाँ पे डाल दीजिए, नहीं है तो कैपिटल एसेट में, मतलब रिमेनिंग, रिमाइंडर जो भी कह सकते हो यहाँ पे जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे? तरीका सिमिलर ही है, कुछ कुछ चीज़ें एडिशन है, मैं वो आपको बता देता हूँ। जैसे नॉर्मली आपका अगर आपका बिल्डिंग लैंड है तो उसको अलग कैटेगरी में डाल दिया, वरना अदर्स है तो सारी चीज़ें अदर्स में डाल दीजिए, ठीक है। सेल, यहाँ पे आप नाम लिख दिया जो भी आपका था, ठीक है। ईयर ऑफ सेल, डेट ऑफ परचेज जब आपने खरीदा, जो आपने सेल किया उसका ईयर क्या था, फाइनेंशियल ईयर, परचेज का कॉस्ट क्या था जब आपने एक्वायर किया था, तो उस एक्विजिशन का कॉस्ट क्या था, जब आपने सेल किया तो उसका सेल प्राइस क्या है, डेट ऑफ सेल क्या है, ईयर ऑफ परचेज, नॉर्मली जो परचेज का ईयर था, फाइनेंशियल ईयर वो डालना होता है, ट्रांसफर एक्सपेंसेस क्या है वो डालना होता है। कुछ बिल्डिंग के केसेस में, जैसे बिल्डिंग के केसेस में नॉर्मली क्या होता है ना, नॉर्मली बिल्डिंग के केसेस में आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में डाला जाता है और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में डाला जाता है। आपने कोई सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट करा ना तो वो भी आपका कॉस्ट में आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने तो खर्चा करा ना भाई इसको। नॉर्मली रंग पुताई को आप कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं कहते, ठीक है, मैंने आज कलर करा दिया अपने घर को, उससे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं कहते। आपका घर था 3 फ्लोर का, आपने चौथा फ्लोर बना दिया, उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ठीक है, एग्जाम्पल था ये। तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मेरे घर का खर्चा है। अगर मैं कल को घर बेचूंगा तो चौथा फ्लोर बेचूंगा ना, 3 तो फ्लोर बेचूंगा नहीं। अगर पूरा घर बेच रहा हूँ तो 3 फ्लोर के तो पैसे नहीं लूंगा, चौथे फ्लोर के भी पैसे लूंगा ऑब्वियसली। तो वो उसका जो खर्चा लगा वो भी लूंगा, तो इसलिए कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। यहाँ पे डिटेल ऑफ इंप्रूवमेंट की बात आई है कि कब आपने डिटेल ऑफ इंप्रूवमेंट करा था, ईयर क्या था, अमाउंट क्या था। यहाँ पे डिटेल ऑफ कॉस्ट की बात है। अगर आपने 3 साल में, मतलब समझ लीजिए आपने 1 साल में पैसा ना दिया, 3 3 सालों में पैसा दिया आपने, तो हर साल का अलग अलग पैसा जाएगा। यहाँ पे बेसिक पर्पस क्या होता है ना, इंडेक्सेशन का, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बनने वाला है वो, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनने वाला है, तो उसमें ना इंडेक्सेशन बनने वाला है। इंडेक्सेशन क्या कहते हैं कि आपने जब खर्चा किया था वो तो किया होगा आपने कभी पुराने सालों में, लेकिन आज के टाइम पे वो खर्चे की वैल्यू क्या है वो भी निकालनी पड़ती है ना, उसे कहते हैं इंडेक्सेशन। मतलब इन्फ्लेशन का जो कॉस्ट है वो इंक्लूड कर दिया जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो जब आपने खर्चा किया था उस साल में जो इन्फ्लेशन का या इंडेक्सेशन का अमाउंट था, उस इंडेक्सेशन का आप यूनिट बोल लीजिए, उससे डिवाइड कर दूंगा मैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दूंगा आज के टाइम पे क्या है जब आप बेच रहे हो उसको, ठीक है। तो आज के दिन उस कॉस्ट की जो आपने खर्चा किया था उस टाइम पे उसकी वैल्यू क्या होगी, उसे कहते हैं इंडेक्सेशन। तो वो करने के लिए मेरे को सारा ईयर पता होना चाहिए, इसलिए ये टेबल बनाई जाती है यहाँ पे, डिटेल ऑफ कॉस्ट की, डिटेल ऑफ इंप्रूवमेंट की। ये करोगे अपने आप कैलकुलेट करता है इंडेक्सेशन, आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ये यूनिट्स ले लेगा। इंडेक्सेशन यूनिट्स क्या है वो ऑटोमेटिकली फीड होते हैं इसके अंदर, अपडेट करती रहेगी उसके साथ साथ, वो हो जाएगा इसमें। ये हो गया नॉर्मली यहाँ पे। अब बस सेक्शन किस में आपने उसको, अगर आपका गेन आया तो आपने वो किस सेक्शन में डाल दिया, जो मैंने आपको शुरू में बताया था 54 है, 54 ए, 54 जी, कुछ भी डाल सकते हैं, वो डाल देना। कितना अमाउंट आपने उसमें डाला है वो सब डाल देना, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट यहाँ पे था, अगर वो कैपिटल एसेट में 12 महीने का है कैटेगरी तो वो उससे कम, क्योंकि 3 कैटेगरी के हो सकते हैं, 12, 24, 36, सबका अपना अपना कैटेगरीज है, उसमें डाला जाता है, ठीक है। आप डिटेल में पढ़ सकते हैं इसके बारे में, हमारी साइट के ऊपर लिखा हुआ है कि कैसे कैसे कौन कौन सी कैटेगरीज में कौन कौन से एसेट को डाला जा सकता है, ठीक है। जैसे नॉर्मल बिल्डिंग प्लांट्स होती हैं उनको 3 साल के लिए लिया जाता है, ठीक है, 3 साल से कम पे होते हैं तो उनको शॉर्ट टर्म माना जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से कैटेगरी डिफाइन करके उनको यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिएगा, ठीक है। ये आ गया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, सेम चीज़, सब कुछ नहीं चेंज है, बस यहाँ पे एडवांस मनी फॉरफिटेड, मतलब कि मैंने घर खरीदने के लिए पैसा लिया था
ठीक है? मैंने पैसा लिया था, लेकिन सामने वाले ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया या सामने वाले ने अपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया। उसके चक्कर में मैंने क्या किया, उसका जो पैसा था वो मैंने रख लिया, ठीक है? मैं नहीं दे रहा उसको पैसा, क्योंकि टोकन मनी जिसको कहते हैं, तो वो पैसा नहीं दे रहा, तो वो फॉरफिट कर लिया, वो भी मैं डाल दूँगा इसके अंदर कि हाँ भाई फॉरफिट कर लिया इतना पैसा, तो वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। बाकी सब कुछ सेम है, कुछ नहीं चेंज करना। यहाँ पे एक कैपिटल एसेट टू स्टॉक इन ट्रेड करके एक चीज़ आती है, मतलब आपका कैपिटल एसेट था, अभी तक आपका कंपनी में ना आप सोना क्या करते थे, सोना आपका कैपिटल एसेट था। कल से मैंने आपको क्या करा, अपना सोना को मैंने अपना बिजनेस बना लिया कि अब मैं गोल्ड बेचूंगा। तो जो मेरे पास कैपिटल एसेट था सोना, मैं तो अपने लॉकर में रखता था संभाल के, मैंने निकाला, अब मैं उसको बेचना शुरू कर दूंगा। तो मैंने कैपिटल एसेट को कन्वर्ट कर दिया स्टॉक इन ट्रेड में, मतलब मेरा वो काम स्टॉक था वो बन गया। तो उस केस में भी ना मेरे दो जगह इसके इफेक्ट पड़ते हैं, कैपिटल गेन पे, क्योंकि मैंने अपना कैपिटल एसेट तो बेच दिया, फिर उसको कन्वर्ट कर लिया, लेकिन मेरे पास ही था, लेकिन मैंने बेचा तो सही। तो कन्वर्ट करा लेकिन मैंने बेचा तो सही। तो इसलिए कैपिटल गेन भी लगेगा उसके ऊपर, और मेरा पीजीबी भी लगेगा क्योंकि उसके ऊपर मैंने स्टॉक इन ट्रेड चेंज किया। मेरा पीजीबी भी लगेगा क्योंकि मैंने स्टॉक इन ट्रेड खरीदा है, ठीक है? तो वो पीजीबी भी लगेगा उसके अंदर, मैंने क्योंकि मेरे से खरीदा, लेकिन खरीदा तो इसलिए दोनों इफेक्ट आते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे तो वो दोनों इफेक्ट ऑटोमेटिकली ले लेगा। ये हो गया आपका। नॉन रेजिडेंट वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके लिए भी डेडिकेटेड लगेगी, ठीक है? वहाँ पे मैं आपको उसको समझा दूंगा। और स्लम सेल के लिए मैंने आपको बताया था कि स्लम सेल के लिए भी एक डेडिकेटेड लगेगी, इसमें कैलकुलेशन बहुत सारी है, ठीक है? वैसे नॉर्मली ये काम आता नहीं है लोगों के, क्योंकि स्लम सेल लोग बहुत बड़ी बड़ी एंटिटीज़ करते हैं, क्योंकि वो उनका स्लम सेल मतलब एक सेगमेंट है। आपके पास कोई सेगमेंट था, सेगमेंट ए, सेगमेंट बी, सेगमेंट सी। सेगमेंट ए में आप कपड़े का काम करते थे, सेगमेंट बी में आप कंप्यूटर का काम करते थे, सेगमेंट सी में आप कोई भी XYZ काम करते थे, FMCG का काम करते थे, ठीक है? आपको सेगमेंट ए में प्रॉफिट दिख नहीं रहा, तो आपने पूरा सेगमेंट ए ही बेच दिया। मशीन, प्लेस, जो भी रेंटेड एरिया था, लीज एग्रीमेंट था, सब एक बार में पूरा ही सेगमेंट उड़ा दिया आपने, ठीक है? उसे स्लम सेल कहते हैं। उसमें आपको पूरा बिजनेस जो है सारा टेक ओवर होता है, ठीक है? तो उसके अंदर कैलकुलेशन ये होती है कि आज की डेट पे फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी इस सेगमेंट की, ठीक है? वो निकाला जाता है। डिफरेंट तरीके होते हैं निकालने के, कि सेल्स के हिसाब से निकालेंगे, कि आपके जो एसेट की वैल्यू है उसके हिसाब से निकालेंगे। तो वो बहुत सारी कैलकुलेशन होती हैं इसके अंदर, ठीक है? तो वो डेडिकेटेड वीडियो अलग से उसमें बता दूंगा मैं, ठीक है? ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा वरना इस चक्कर में। एक लास्ट बचा हुआ है डीम कैपिटल गेन। डीम कैपिटल गेन मतलब मैंने आपको जो अभी तक बताया था, एग्जामेशन आपने लिए हैं कि नहीं लिए, 54F में डाला है कि नहीं डाला, 54G में डाला है कि नहीं डाला, वो आपने डाला था, समझ लीजिए डाला आपने, ठीक है? वो एग्जामेशन आपने क्लेम कर लिया, लेकिन उसके अंदर आपको होल्ड करके रखना होता है। जो आप एग्जामेशन पढ़ेंगे उसके अंदर, तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर होल्ड करके रखना पड़ता है 3 साल तक। किसी में लिखा है कि 3 साल तक आपको इसमें इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा। 3 साल से पहले निकाला तो आपका ये पूरा टैक्सेबल बन जाएगा। तो अगर अपने जैसे किसी कैटेगरी में बोला गया है कि आपको ना एक NHAI बॉन्ड है, उसके अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपका कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट हो जाएगा। मैंने NHAI बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन उसमें ये भी लिखा था कि 3 साल तक होल्ड करके रखना। मैंने दूसरे साल में बेच दिया, तो जो भी मेरा कैपिटल गेन था, जो मेरा एग्जाम्प्ट हो गया था, अब वो टैक्सेबल हो जाएगा। वो यहाँ पे बताना होता है कि मेरा ये था भाई, मेरे से गलती हो गई, NHAI बॉन्ड को मैंने बेच दिया, तो अब जो मेरा कैपिटल गेन उस टाइम पे आपने मेरे को छोड़ दिया था ना, माफ कर देता, अब मैं वो कैपिटल गेन बता दूंगा कि हाँ ये शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म था, वो आपने माफ कर दिया था, उसमें मैं टैक्स अब देना चाहता हूँ क्योंकि मेरे से होगी गलती। तो वो यहाँ पे आता है, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे आती है। ये हो गया सॉर्टेड। तो यही था कि कैपिटल गेन कैसे करते हैं जीनियस के अंदर, मैंने आपको सारा डिटेल में बता दिया। कोई भी और समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, इसे शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ऐसी वीडियोस को देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।